नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पटना में एक एडीएम हैं, इनका नाम है के सिंह। आज राजधानी में शिक्षक बनने की पात्रता पास कर चुके कई हजार युवाओं का प्रदर्शन था। इन पर आज जमकर लाठियां बरसाई गईं। यह वही तस्वीर है जिसमें एक छात्र जमीन पर घसीटा जा रहा है। एडीएम के सिंह लाठियां बरसा रहे हैं। यह नौजवान तड़प रहा है, मगर के सिंह की लाठी अकड़ती जा रही है। नौजवान अपने बचाव में तिरंगा का सहारा लेता है, मगर प्रशासन की लाठी नहीं रुकती है। के सिंह मारते चले जाते हैं। किसी आंदोलन प्रदर्शन को रोकने या नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के पास अब यही एक भाषा बच गई है। अगर यह तस्वीर ना आती तो शायद किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इन नौजवानों पर लाठियां चलाई गई हैं, बाकियों को भी चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एडीएम के सिंह की लाठी मारने की यह तस्वीर अब उस प्रशासन की स्थायी छवि बन चुकी है जिसके बदलने की बात कही जा रही है। क्या वाकई प्रशासन के पास यही एक तरीका बचता है कि बेरहमी से लाठी चलाई जाए, जबकि इनके प्रदर्शन का कारण भी यही प्रशासन और सरकार है जिसने 2019 से इन छात्रों को सड़क पर आने के लिए कई बार मजबूर किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहां तक नौकरी का सवाल है, हमारा वादा है, इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक इस घटना का सवाल है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कार्रवाई होगी। हम एडीएम के सिंह की इस लाठी पर लौटकर आ रहे हैं, लेकिन पहले उनसे भी बड़े ओहदे पर विराजमान देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बात कर लेते हैं। उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा तो चल ही रहा है, उनके खिलाफ भी चल रहा है। उस केस को 22 साल हो गए, मगर फैसला अभी तक नहीं आया। निचली अदालत में बरी हो चुके हैं, लेकिन यह मामला 14 साल से हाईकोर्ट में ही सुनवाई और फैसले का इंतजार करता रहा है। उससे भी ज्यादा वक्त गुजर गए। आज इस केस की सुनवाई थी, मगर 6 सितंबर के लिए टाल दी गई। मई के महीने से लेकर जिस तरह 5 बार सुनवाई टली है, संदेह होता है कि सुनवाई टालने के लिए तरह तरह के बहाने तो नहीं बनाए जा रहे। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के वकील ने एक नई अपील दायर कर दी है कि मामले की सुनवाई का तबादला लखनऊ से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया जाए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही हिस्सा है लखनऊ बेंच। क्या ऐसा सुनवाई की तारीख टालने के लिए किया गया है? इसके पहले की सुनवाई के दौरान जो कारण बताए गए हैं, उन्हें क्रम से देखने पर संदेह गहरा ही होता है। सर आपके ऊपर आरोप आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, विपक्ष के लोग सर इस्तीफा मांग रहे हैं। यह तस्वीर तब की है जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा गृह मंत्रालय में सहज रूप से गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप दर्शकों ने प्राइम टाइम में कई बार देखा होगा। इनके खिलाफ भी हत्या के मामले में सुनवाई की तारीखों का किस्सा कम दिलचस्प नहीं। दैनिक भास्कर ने सुनवाई की तारीखों और टलने के कारणों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके अनुसार 16 मई को सुनवाई की तारीख थी, लेकिन जज के छुट्टी पर होने के कारण 24 मई की तारीख पड़ गई। भास्कर ने लिखा है कि 24 मई को मंत्री के वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए क्योंकि वे 11 मई से 31 मई तक के लिए छुट्टी पर चले गए थे। लेकिन यही वकील छुट्टी पर होने के बाद भी मंत्री के बेटे के मामले में 25 मई को उसी कोर्ट की दूसरी बेंच में हाजिर होते हैं। भास्कर ने सवाल किया है कि जब छुट्टी पर थे तब 25 मई को आ गए, लेकिन 24 मई को क्यों नहीं आ सके? 24 मई को 11 जुलाई की तारीख दी जाती है। टेनी के वकील ने तारीख बढ़ाने की मांग की, तब भास्कर ने लिखा है कि इस पर अदालत नाराज हो गई। कहा कि क्या चाहते हैं, मुकदमा सुना ही ना जाए? अदालत ने यहां तक कह दिया कि तय कर कर बताएं कि क्या करना है, नहीं तो जब तक यह मुकदमा पूरा होगा अजय मिश्रा को कस्टडी में लेना होगा। भास्कर ने अपनी आज की रिपोर्ट में यह सब लिखा है। उस दिन कोर्ट से कहा जाता है कि अंतिम सुनवाई के दिन वकील सलील श्रीवास्तव नहीं, गोपाल चतुर्वेदी पेश होंगे।
अब चौथी तारीख मिलती है 20 जुलाई की। इस दिन वकील गोपाल चतुर्वेदी हाजिर नहीं होते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि कोर्ट को बताया गया कि वकील सलिल श्रीवास्तव को कोरोना हो गया है। तब कोर्ट ने कहा कि वादी के वकील ने इस आधार पर अगली डेट मांगने का विरोध किया है। वादी के वकील का कहना है कि अभियुक्त के वकील के अनुरोध पर अपील की सुनवाई बार बार स्थगित की गई है। ऐसा लगता है कि वे अपील की सुनवाई में विलंब कर रहे हैं और इसके बाद चौथी बार तारीख दी जाती है 22 अगस्त की, यानी आज की। यह मामला छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या का। इस मामले में 2001 में अजय मिश्रा टेनी को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इसी मामले को प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2013 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय चंद्रचूड़ सिंह जी ने ये आदेश दिया कि प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले की तेजी की जाए और सुनवाई पूरी की जाए। उस आधार पर सुनवाई 2018 में पूरी हो गई। डबल बेंच ने 2018 के अंदर मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन फैसला नहीं आया। फैसला फिर रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद मुकदमे की फिर से सुनवाई हुई। सारी सुनवाई के बाद अब बार बार फिर वो तारीख बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेनी गृह राज्य मंत्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उनके पास किसी का सपोर्ट हो या ना हो, उनके पास अपनी ही ताकत बहुत है। आज इसकी सुनवाई थी जब गृह राज्य मंत्री निचली अदालत से बरी हो चुके हैं। तब हाई कोर्ट में बार बार सुनवाई टालने की इन खबरों से संदेह ही गहरा होता है। अब इसकी सुनवाई 6 सितंबर को होगी, यानी मई से सितंबर आ गया, तारीख पर तारीख, सुनवाई पर सुनवाई। 2014 में द हिंदू में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई को लेकर 2 अहम खबरें हैं, जुलाई और सितंबर में छपी हैं। एक खबर है कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि जितने भी सांसद और विधायक के खिलाफ मामले हैं, उनका हर दिन ट्रायल हो और सुनवाई पूरी हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा चाहते हैं। दूसरी खबर है कि तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों की निगरानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में 1 साल के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट देनी होगी। उस दौरान भी अजय मिश्रा के मामले की सुनवाई नहीं होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट भी बना दिया गया है। इसके बाद भी अजय मिश्रा का यह मामला इस तरह रुक रुक कर बढ़ रहा है। प्रभात गुप्ता छात्र नेता थे, 22 साल की उम्र थी। इनकी हत्या में 4 लोग नामजद हुए। इनमें से एक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी हैं। लखनऊ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 साल चली। इस मामले में अजय मिश्रा को निचली अदालत ने बरी भी कर दिया। तब उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रभात गुप्ता के भाई पहुंचते हैं। राजीव गुप्ता ने बताया कि 12 मार्च 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा, मगर फैसला ही नहीं सुनाया गया। जब दोबारा सुनवाई का आदेश होता है तब भी 4 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती। अब जब फिर से सुनवाई होनी है तब सुनवाई की तारीख 4 बार टल गई है और 5वीं बार तारीख पड़ी है 6 सितंबर के दिन की। अजय मिश्रा की तरफ से अदालत बदलने की अर्जी लगाई गई है। अगर किसान आंदोलन के दौरान अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब शायद प्रभात गुप्ता के परिवार वालों को उम्मीद ही नहीं रहती कि कुछ होगा इस मामले में। उस विवाद का असर रहा होगा कि प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता 5 अप्रैल 2022 को सुनवाई शुरू करने की अर्जी लगाते हैं। 16 मई 2022 की तारीख तय होती है और तब से लेकर अब तक तारीख पर तारीख ही चल रही है। लखीमपुर खीरी जिले का मामला लखनऊ कोर्ट के तहत आता है। गृह राज्य मंत्री इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहते हैं। प्रभात गुप्ता के वकील इस दावे को चुनौती देते हैं। इस बीच नवंबर 2021 में लखीमपुर खीरी में एक कांड होता है। एक जीप 4 किसानों को कुचलकर मार देती है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का आरोप लगता है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण इस मामले में सुनवाई आगे भी बढ़ती है। आशीष मिश्रा जेल भेज दिए जाते हैं।
किसान आंदोलन के नेता किसानों की हत्या के मामले में गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग करते हैं कि अजय मिश्रा इस्तीफा दें। आज ही खबर आती है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ हत्या के मामले में सुनवाई एक और बार के लिए टाल दी गई है। आज की ही खबर है कि किसान फिर से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। सोमवार को दिल्ली में एक बार फिर देश भर से आए किसानों की गूंज सुनाई दी। गर्मी से तपती दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के भी कई राज्यों के किसान जुटे। बड़ी तादाद में महिलाओं और बुजुर्गों ने भी शिरकत की। किसानों को लेकर केंद्र सरकार के रवैये से सभी नाराज दिखे। किसानों के दबाव के बाद केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद इन किसानों का कहना था कि सरकार को किसानों से ज्यादा उद्योगपतियों की चिंता है। किसानों ने एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग की और लखीमपुर घटना के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटाने पर जोर दिया। सुई से लेके जहाज तक जो भी चीज बनती है तो वो चीज बनाने वाला है, उसका रेट तय करता है कि मेरा कितना खर्चा हुआ है और कितना प्रॉफिट चाहिए मेरे को। एक किसान है जो उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है फसल उगाने में, तो उसका जो रेट है वो तय कौन करता है? किसान खुद नहीं कर सकता, उसका रेट तय करता है जहाँ जिसको यही नहीं पता कि किसानी में 1 किले में कितना बीज पड़ता है, क्या कैसे होती है किसानी। लेकिन जंतर मंतर पर जुटने से पहले किसानों को एक बार फिर दिल्ली में प्रवेश के लिए बॉर्डर्स पर परेशानियां झेलनी पड़ी। पुलिस ने काफी देर बाद इस महापंचायत की मंजूरी दी। दिल्ली में प्रवेश से जुड़े सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी नाकाबंदी की गई थी। हालांकि इस बार बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पहले जैसी सख्ती और बाड़ेबंदी नहीं दिखी, लेकिन उनकी गाड़ियों को रोककर पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दिल्ली में आने दिया गया। इस वजह से बॉर्डर पर कई घंटे तक जाम भी लगा रहा। यहाँ की तस्वीर देखिए कि सुबह से यहाँ पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोग घंटों से इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। खास तौर से वो लोग जो सुबह सुबह गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं, दफ्तर आते हैं अपने, या फिर नोएडा से आते हैं, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे लोग घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पुलिस की नाकेबंदी के बावजूद हजारों किसान जंतर मंतर पहुंचे। खास बात यह है कि किसान संगठनों के बीच गुटबाजी यहां भी नजर आई। इस महापंचायत से संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को दूर रखा। महापंचायत की मुख्य आयोजक भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दावा किया कि देश भर के 80 गैर राजनीतिक किसान संगठनों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के इस महापंचायत से दूर रहने पर सवाल भी उठे। अगर हमने एमएसपी की गारंटी की बात की, वो खेतीबाड़ी मंत्री जी मुकर चुके हैं कि हमने तो कभी बात ही नहीं की इसके ऊपर। इन्होंने कहा कि हम किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, वो अभी तक लटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली शोध बिल नहीं लेकर आएंगे, वो भी ले आए। इन्होंने कहा कि लखीमपुर के जो दोषी हैं उनको सजा देंगे, और वो भी अभी लटक रहा है बीच में। अजय मिश्रा टेनी के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है मैं सुप्रीम कोर्ट की, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो फिर मतलब क्या, इन सब को लेकर राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन देने की प्रयास करें। एक और जहां जंतर मंतर पर यह किसान महापंचायत हुई, वहीं किसानों के आंदोलन के भविष्य को लेकर दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में कई किसान नेताओं ने एक सेमिनार किया, जिसमें किसान नेता योगेंद्र यादव, जेएस उग्राहा और डॉक्टर दर्शनपाल भी शामिल हुए। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर यहां भी गहरी चिंता जताई गई और किसानों से एकजुट रहने का आह्वान किया गया। से ठीक पहले रविवार को यूपी के लखीमपुर में किसानों का 75 घंटे चला धरना तभी खत्म हुआ जब प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि सितंबर के पहले महीने में उनकी सरकार से मुलाकात कराई जाएगी। यहाँ भी किसानों की मांगें कमोबेश वही थी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और किसानों की कर्ज माफी। तो एक तरह से फिर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ किसान अब अलग अलग तरीके से एकजुट हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान जंतर मंतर पर जुटे हैं। किसान सरकार से नाराज हैं, गुस्से में हैं। इनको लगता है कि किसानों के साथ सरकार ने वायदा खिलाफी की। उम्मीद है सरकार इनकी बात सुनेगी और हालात को पिछली बार की तरह अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहेगी। नई दिल्ली में मुकेश सेंगर और कानन पात्रा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का मामला है, वरना इसी तरह का केस अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ होता या विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ होता तो 500 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होती कि इन्हें बचाया जा रहा है। आपने देखा कि अजय मिश्रा के मामले में 4 साल तक सुनवाई नहीं होती है, 6 महीने तक फैसला ही नहीं आता है और अब तारीख ही पड़ती जा रही है। इस देश में प्रशासन बेलगाम हो चुका है। बिहार की राजधानी पटना के एडीएम के सिंह जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रहे हैं, उससे यही लगता है कि प्रशासन अब खुद को सुपर पावर समझने लगा है। हमने शुरू में यह तस्वीर दिखाई, एडीएम के सिंह उस नौजवान को लाठियों से लहूलुहान कर रहे हैं जिसने बचाव में तिरंगे का सहारा लिया। उसे सड़क पर घसीटा गया। यह घटना पटना के डाकबंगला चौराहा की है। राजधानी के बीच से प्रदर्शन करने की जगह हटाकर पटना में ही दूर गर्दनी बाग इलाके में कर दी गई, जहां किसी की नजर नहीं जाती। गर्दनी बाग में ये नौजवान कई दिनों तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। जाहिर है किसी की निगाह नहीं गई या इनका मामला नहीं सुलझा, तभी ये लोग डाकबंगला जाने के लिए मजबूर हुए होंगे कि वहां से राजभवन तक मार्च करेंगे ताकि समाज, सरकार की नजर पड़े, गोदी मीडिया भी देख ले। आज अगर ये लाठीचार्ज की घटना ना हुई होती तो मुझे संदेह ही है कि कोई इसे कवर भी करता। अब सरकार बदली है तो शायद गोदी मीडिया कवर करने लग जाए। मगर यह कितना दुखद है, ये नौजवान शिक्षक बनने की पात्रता की परीक्षा पास कर चुके हैं। यह परीक्षा सरकार ही कराती है। इनका कहना है कि 2019 में ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, इनके नाम मेरिट लिस्ट में हैं। तब तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह की परीक्षा पास करने वाले दूसरे नौजवानों को नौकरी मिल चुकी है। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें आश्वासन दिया गया कि भर्ती निकलेगी और मौका मिलेगा। अगस्त आ गया तो जाहिर है सब्र टूटेगा ही। तो राजभवन तक मार्च करना था, जिससे रोका गया और ये स्थिति पैदा हुई। मात्र 12 दिन के लिए हम लोगों को परीक्षा ये फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया, छठा चरण से वंचित कर दिया गया। हम लोग 2019 दिसंबर से पास हैं और 2019 दिसंबर से सड़क पर हम लोग लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार से मांग रहे हैं कि विज्ञप्ति दीजिए। उसके बावजूद भी आज तक 19 से लेकर आज 22 अगस्त हो गया, अभी तक हम लोग को विज्ञापन जारी नहीं किया गया। जबकि लिखित रूप से सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया। हम लोग को 28 दिन की जब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे तो गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए थे तो वहाँ लिखित रूप से शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जुलाई अंतिम सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम आप लोग का विज्ञप्ति निकाल देंगे। उसके बावजूद भी अभी तक अगस्त बीत गया, सितंबर आने वाला है, 4 साल मात्र हो गया। अब कब दीजिएगा साहब? 5 साल के बाद दीजिएगा, जब आपका नौकरी खत्म, हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा तब। हम लोग का 28 वर्ष उम्र, 29 वर्ष उम्र हो गया और 2-3 वर्ष के उम्र के बाद हम लोग एक्सपायर कर जाएंगे। क्या सर? जी बिल्कुल, हम लोग शिक्षक होने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक बनने का शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, बीटेट और 9th-10th के लिए स्टेट भी क्वालिफाइड हुए हैं। जबकि एक ही साथ 2 विज्ञापन जारी हुआ, फिजिकल टीचर का भी और स्टेट 19 का भी। फिजिकल टीचर को ज्वाइनिंग कराकर पैसा उन लोग को आवंटित हो गया, लेकिन हम लोग को अभी तक रोड पे है। इसका जिम्मेवार कौन है? यह बात सही है, जब जुलाई तक फॉर्म निकलने का आश्वासन दिया गया तब निकल जाना चाहिए था। छात्रों ने आधा अगस्त बीत जाने के बाद आंदोलन किया। अगस्त एक और मामले में आकर अब जाने वाला है और छात्र बेचैन हुए जा रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कब पूरी होगी, नतीजे कब आएंगे, नामांकन कब पूरा होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक की प्रवेश परीक्षा कई हफ्तों की देरी से चल रही है और देश आराम से चल रहा है। यूजीसी और एनटीए के ट्विटर हैंडल पर नतीजे आने की तारीखों के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।
इंडियन एक्सप्रेस में एनटीए के किसी अधिकारी का बयान छपा है, नाम नहीं है, लेकिन इस बयान में अधिकारी ने 2 तारीखें बताई हैं। 7 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे या बहुत से बहुत 10 सितंबर तक आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो नामांकन में ही सितंबर का महीना जाने वाला है। 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से स्नातक की कक्षाएं शुरू हो गई थीं। यहां सितंबर में शुरू होंगी, आखिर में इसका ठिकाना नहीं। अगस्त तो चला ही गया, क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? इस साल सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही परीक्षा हो रही है, इसका नाम है CUET। करीब 15 लाख छात्रों ने इसके लिए फॉर्म भरे। 14,90,000 छात्रों का मामला है। ऐसा लगता है कि परीक्षा हो या ना हो, एडमिशन हो या ना हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ता है, इस सवाल का जवाब हम आपको एक दूसरे प्रसंग से देना चाहते हैं। हम वर्ल्ड में ओनली कंट्री हैं जहां नारी को देवी माना जाता है, और उस ओनली कंट्री में इन्हें माला पहनाया जा रहा है, जो बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराने के बाद जेल में बंद किए गए और फिर इनकी रिहाई होती है। नारी के सम्मान में मैदान में कूद जाने वाले नेता और मंत्री मैदान से भाग गए हैं। समय से पहले इनकी रिहाई से बिल्किस की नींद उड़ गई होगी, वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित होगी, लेकिन इन्हें सरेआम फूल मालाओं से लादा जा रहा है। पिछले हफ्ते से लोग इनकी रिहाई को लेकर तरह तरह से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसी गरीब गार्ड को धक्का देकर अंग्रेजी में गाली देने वाले हाउसिंग सोसाइटी के लोग इस मसले पर पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। उनसे बोला ही नहीं जाएगा कि यह गलत हो रहा है। हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप तमाम अनैतिकताओं को सही ठहराने का अड्डा हो गया है। जो मिडिल क्लास गलत का विरोध करने तिरंगा लेकर रामलीला मैदान जाया करता था, वो अब व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दन गाड़कर गलत को सही ठहराने में लगा हुआ है। इन तस्वीरों पर मिडिल क्लास की क्या राय है? क्या मान लिया जाए कि मिडिल क्लास खुद को समझा चुका है कि यह सही है? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले, उसकी बेटी को पटक कर मार देने वाले, परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करने वाले दोषी रिहा होकर घूमेंगे, फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा। जब इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम कैसे मान लें कि 15 लाख छात्रों ने मॉल जाना छोड़ दिया है, खाना छोड़ दिया है, बाल कटवाना छोड़ दिया है, उन्हें नींद नहीं आ रही कि 3 महीने हो गए एडमिशन नहीं हुआ और पढ़ाई शुरू नहीं हुई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए करीब 14,90,000 छात्रों ने फॉर्म भरे हैं। जनरल छात्रों के लिए परीक्षा के फॉर्म की फीस 650 रुपए है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 550 रुपए है। इस पर जीएसटी अलग से है। एनटीए को परीक्षा फीस के रूप में कितना पैसा मिला है, इसकी सार्वजनिक जानकारी नहीं है। यूजीसी और एनटीए के ट्विटर हैंडल पर छात्र पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब निकलेगा, पढ़ाई कब शुरू होगी। इनका कहना है कि निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां नामांकन तक नहीं हुआ है। छात्र पूछ रहे हैं कि रिजल्ट की कोई आधिकारिक तारीख क्यों नहीं बताई जा रही है। 6 अप्रैल को एनटीए ने अधिसूचना जारी की थी। इसमें यही लिखा है कि परीक्षा जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में होगी और नतीजों की घोषणा वेबसाइट पर कर दी जाएगी, मगर नतीजों की कोई तारीख ही नहीं है। इस परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा 4 से 6 अगस्त के बीच होनी थी, उसे टाला गया। कहा गया कि 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। फिर 7 अगस्त को एक ट्वीट आता है कि 12 से 14 अगस्त वाली परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त के बीच होगी। नए सिरे से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। कई बार परीक्षा केंद्र बदले जाने को लेकर परेशानियां आई, तो बीच परीक्षा में तकनीकी खराबी को लेकर परीक्षाएं रद्द भी करनी पड़ी हैं। जो लोअर मिडिल क्लास है, उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इकोनॉमिकली। अगर वो दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं तो उनको वो बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे उनको फीस वापस नहीं मिलती है। और क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, वो बच्चे यहाँ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो उनको ये ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है फैमिली को कि वहाँ पे एडमिशन ले नहीं पा रहे, फिर यहाँ पे उनको आकर सेटलमेंट का खर्चा। दिल्ली विश्वविद्यालय में 20 जुलाई के आसपास से पढ़ाई शुरू हो जाया करती थी। नामांकन की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो जाती थी, मगर अगस्त बीतने जा रहा है, प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। लगता है सितंबर भी नामांकन और काउंसलिंग में चला जाएगा।
इस नुकसान की जवाबदेही किसकी होगी और इसका भार किस पर आएगा? इस पर बात तब होगी जब इस देश को छापों की राजनीति से फुर्सत मिलेगी। 15 लाख छात्रों का सवाल है। 2 महीने की देरी हो चुकी है, अभी और देरी होगी, कहीं कोई हलचल नहीं। कोई और देश होता तो रोज इस पर बहस होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, लेकिन ट्विटर हैंडल पर तारीखों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीडिया में खबरें नहीं हैं। रविश रंजन, अक्षय डोंगरे ने हमारे ही यहां इस पर रिपोर्ट फाइल की है। अखबारों में भी काफी खबरें मिलेंगी कि परीक्षा केंद्र बदले गए, परीक्षा केंद्र पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जवाब टाइप नहीं हो रहा था। कारण जो भी रहे हों, जिसकी भी जवाबदेही हो, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। नुकसान छात्रों का हो रहा है। अगर इस देश का छात्र इसे नुकसान समझने की हालत में है तब, वरना क्या पता वो इसे भी फायदा मान रहा हो और व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी वाहवाही कर रहा हो। आप कुछ भी नहीं कह सकते। 7 अगस्त को यूजीसी के चेयरमैन मामिदला जगादेश कुमार ने इस पर सफाई दी। उनका बयान मीडिया में कई जगहों पर छपा है। चेयरमैन ने कहा कि सीयूईटी की परीक्षा में जानबूझकर और षड्यंत्र के तहत गड़बड़ी की जा रही है। यह अखबार में छपा है। किसने षड्यंत्र किया है इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो क्या यूजीसी ने सीबीआई जांच के लिए लिखा? कहीं एफआईआर हुई? 15 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है और इतने हल्के में कह दिया जाता है कि षड्यंत्र हो गया और इस वजह से 3-3 महीने की देरी हो रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक बार जब सेशन डिले हो जाता है तो वो फिर कंटिन्यूसली डिले होता रहता है। फिर आप छुट्टियों में उसे कंपेंसेट करते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा क्लासेस से उसे कंपेंसेट करते हैं और 4 महीने के सिलेबस को 3 महीने में कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल एकेडमिक सिचुएशन बन जाती है। तो मेरा बस यही होप है कि जल्दी से जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकले। डिजिटल इंडिया का ढिंढोरा पीटने के इतने वर्षों के बाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा समय पर पूरी नहीं हो सकी। कोविड के समय आरोग्य सेतु बन गया, आपको पता है कितनी जल्दी बना। कोविन की वेबसाइट बन गई, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रवेश परीक्षा की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर सकी। नई प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 मई रखी गई थी। कुछ तो तैयारी होगी। जून, जुलाई, अगस्त बीत रहा है, परीक्षा पूरी नहीं हुई। यह उस यूनिवर्सिटी का हाल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक एडहॉक पढ़ाते हैं। 10-10 साल पढ़ाने के बाद भी नौकरी मिलने का इंतजार करते हुए बुढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी हताशा में कोई शिक्षक क्या ही पढ़ाता होगा। 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 2.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे। हमारे सहयोगी हरि सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से बात की। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा कभी नहीं हुई थी भारत में, इसलिए अड़चनें आई हैं, मगर कोशिश है कि सितंबर के अंत तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। इसका मतलब है पढ़ाई अक्टूबर से ही शुरू होगी। वाइस चांसलर ने हरि सिंह को कहा कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। अब जो एडमिशन्स हैं वो देर से होंगे। देखिए, देर का कारण सीयूईटी तो लास्ट में बना, उससे पहले कोविड भी था और बहुत सारे कारण थे। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जितना स्क्वीज कर सकते हैं, समर वेकेशन नहीं करेंगे और ताकि अगला सेशन टाइम पे शुरू हो सके। और मुझे लगता है हम एडमिशन्स बहुत जल्दी कर पाएंगे और सितंबर में ये प्रक्रिया शुरू होगी और हमारी कोशिश होगी कि सितंबर के अंत तक इसको ख़त्म करके अपने सेशन को शुरू करें। किसी स्टूडेंट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। दूटा की तरफ से ये प्रस्ताव गया था कि आप एक स्टडी कीजिए कि हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं मार्क्स को कि नहीं, बोर्ड्स के मार्क्स को। नॉर्मलाइज करने का तरीका पूरी दुनिया में यूज होता है, क्योंकि एक ही जगह से लोग जाते नहीं है एडमिशन्स के लिए, पूरी दुनिया में एडमिशन्स लोग लेते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो ये कभी भी ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं की गई और बिल्कुल दबाव में, जैसे कि इसी साल हमें करना है और जाहिर है बिना तैयारी के पूरा सब कुछ हो रहा है। और बार बार ये जो एंट्रेंस टेस्ट कैंसिल हुए हैं, इतने बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए। बड़ी मुश्किल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कम से कम इस साल ट्रैक पे आने की कोशिश करें। अब एक ऑलमोस्ट एक 0 सेमेस्टर दोबारा हो गया, जबकि कोविड का कोई इस तरह से दबाव नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। वाइस चांसलर कहते हैं कि गर्मी की छुट्टी रद्द कर देंगे और कोर्स कवर करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी तक हो जाती थी।
क्या तब तक पहले सेमेस्टर का कोर्स पूरा होगा? कुछ ही दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि कोर्स पूरा नहीं हुआ और परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई और शुरू भी हो गई। क्या यह साधारण बात है? उधर दिल्ली में ही एम्स में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे अभिषेक मालवीय की मौत को लेकर उनके सहपाठी 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सहपाठियों का मानना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस की सुविधा मिल गई होती तो अभिषेक मालवीय की मौत नहीं हुई होती। छात्र क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। बच्चे को टाइम पे एम्बुलेंस फैसिलिटीज ना मिलना, हम सबको यही लगता है कि इस बच्चे को प्रशासन द्वारा मारा गया है। ये बच्चे की डेथ प्रशासन द्वारा हुई है, ये बच्चा नेचुरल डेथ का शिकार नहीं बना है। धरने पर बैठे ये छात्र एम्स में पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में फर्स्ट ईयर के अपने साथी अभिषेक मालवीय की 13 अगस्त को मौत को ये सब प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं और उसी दिन से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रमुख 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो बच्चा मरा है उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिले 1 करोड़ रुपए का। दूसरा ये है कि हम सभी बच्चों को हॉस्टल मिले। तीसरा ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नर्सिंग, MBBS और हमारे बीच में, ये भेदभाव खत्म हो। चौथा ये है कि कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए, जो इसके दोषी उनको सजा मिले। पांचवा ये है कि हम बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते, तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। पढ़ना भी है और पुरजोर तरीके से अपनी मांग भी रखनी है, लिहाजा मुद्दे और मांगों को लेकर सब डटे हैं। 2019 तक इन्हें हॉस्टल दिया जाता था, पर पिछले 2 साल से हॉस्टल के दरवाजे इनके लिए बंद हैं। बारी बारी से भूख हड़ताल कर रहे इन छात्रों में से अब 5 छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। अभी तक हमारा रिले हंगर स्ट्राइक चल रहा था, अभी हम इंडेफिनेटली हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मान ली जाती है। कितने लोग इंडेफिनेट? हम 5 लोग जाएंगे, ये 5 लोग हैं। ठीक, आजाद मीना रहेगा, कमलेश यादव रहेगा, प्रीति वर्धन रहेगी, नेहा राय और मैं दिलीप कुमार। जब तक मांग नहीं मानी? हाँ, जब तक मांग नहीं मान ली जाती है हम कुछ भी पानी भी नहीं पिएंगे और हमारी मांगे पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना अनशन तोड़ेंगे। प्रशासन इनकी मांग को अनसुना तो अब तक कर ही रहा है, वहीं इनकी आवाज दबाने की भी अब पुरजोर कोशिश है। जहां ये छात्र धरने पर हैं, वहां गार्ड की ऐसी नजर कि कैमरा कुछ भी कैद ना कर पाए। यहां गम है, गुस्सा है और मांग मनवाने की जिद, लिहाजा हक की ये लड़ाई फिलहाल जारी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। जबलपुर के धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्र भी कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कई प्रकार की आर्थिक गड़बड़ियों में लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए। छात्रों का यह भी आरोप है कि महिला छात्रावास की प्रबंधक कथित रूप से कपड़े पहनने से लेकर अन्य बातों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करती रहती हैं। ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों को बंद होना चाहिए। छात्रों ने भूख हड़ताल भी की है। इन छात्रों का आरोप है कि बिना कारण बताए फीस में 40,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई। बढ़ी हुई फीस के साथ जमा करने का बहुत कम समय दिया गया। ऊपर से देरी होने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगा दिया गया। यह यूनिवर्सिटी 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई, मगर 4 साल बीत जाने के बाद भी किराए के कैंपस में चल रही है। बुनियादी सुविधाएं बहुत खराब हैं, ऐसा छात्र आरोप लगाते हैं। नौजवानों की चुनौतियां विकराल हो चुकी हैं। उनके धरने प्रदर्शनों को ही कवर करने निकलेंगे तो 5 साल तक घर नहीं लौटेंगे। इस मामले में गोदी मीडिया और हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का आभार प्रकट करना चाहिए। अगर वो प्रोपेगेंडा में इन नौजवानों को घेर कर नहीं रखते, इस देश की जवानी को नहीं उलझाते, तो नौजवान जागरूक हो जाते और गोदी मीडिया से उम्मीद करने लग जाते कि अब कुछ पत्रकारिता भी हो। इन झंझटों से मुक्ति का जश्न आप जानते हैं कहां मनाया जा रहा है, हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप उनके जश्न में खलल डालना चाहते हैं, मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो प्राइम टाइम के 2-4 एपिसोड का लिंक वहां शेयर कर दीजिए, फिर देख लीजिए। लेकिन पहले ब्रेक ले लीजिए।